हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था कि आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड हमने पढ़ा था कि मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले स्कोप है क्या। ठीक है, स्कोप मीन्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, जो जो चीज़ें हम आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे वो क्या है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, मतलब इसका दायरा कितना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्कोप है आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के में हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, एनडीपी के बारे में पढ़ेंगे, एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे एंड इन एनडीपी के बारे में पढ़ेंगे एंड इन सब से हम क्या कर सकते हैं, अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे आपके आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी आपका क्या बताता है, लाइक शुरू में हमारा क्या था, शुरू में बाटर सिस्टम था इकोनॉमी में। ठीक है, जिसको हम सी टू सी ट्रेड भी कहते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रेड। ठीक है, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ हम लाते थे। ठीक है, ख़रीदते थे। तो ये बाटर सिस्टम आपका क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है, कैसे ख़त्म हुआ, ठीक है, एंड मनी कैसे फॉर्म में आया, मनी कैसे लोगों ने लाया। ठीक है, एंड मोर ओवर हम इसमें पढ़ेंगे कि आपके बैंक्स में जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के पास जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, मतलब आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है। ठीक है, एंड जितने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं हमारे, क्या वो सिर्फ हमारे पैसे रखने के लिए खुले हैं, उनको प्रॉफिट कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम क्या करेंगे, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपके बैंक्स के बारे में, बैंक्स कैसी पॉलिसीज अपनाती हैं, क्या क्या करती हैं। ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे आपके थ्योरी ऑफ मनी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, या फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, केनेजिन जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको उसको लेके हम पढ़ेंगे, जो कीन्स ने थ्योरी दी थी। एंड जेम कीन्स जो है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, हमारे जेएम केन्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट को लेके जो थ्योरीज दी है वो भी हम आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या, जनरल प्राइस लेवल मतलब आपकी इकोनॉमी में जो एक प्राइस लेवल अभी चल रहा है, प्राइस अभी चल रहा है, लाइक प्याज आपको मिल रहा है 130 रुपीज़ का किलो या फिर 150 का किलो। ठीक है, तो ये क्या है, अभी अभी का हमारा क्या है, जनरल प्राइस लेवल है। एंड हम कहते हैं ना कि समर्स में जब 60 का मिलता है, हम कहते हैं अभी बहुत ज़्यादा महंगा है, 130 का मिल रहा है समर्स में तो 60 का मिलता है। तो ये क्या है, आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। जब हमारी प्राइसेस, ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है नीचे, वो क्या है, आपका इन्फ्लेशन की ही डायग्राम है। जब आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है एंड आपकी वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल लो है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, एंड इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है आपका डिफ्लेशन, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ना ही इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, इन दोनों के बीच का एक स्टेबल पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, वो सारा हम पढ़ेंगे कहाँ पे, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि आपका इन्फ्लेशन क्या होता है एंड आपका डिफ्लेशन क्या है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि आपकी गवर्नमेंट जो जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है, आप प्रोग्राम्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि जनरली गवर्नमेंट आपका हर फिनेंशियल ईयर में एक बजट लेके आती है। ठीक है, 1 फ़रवरी को वो अपना बजट रिप्रेजेंट करती है पूरी कंट्री के सामने। ठीक है, एंड जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई होती है। ठीक है, कि उन्होंने पिछले साल कहाँ कहाँ खर्चा किया, क्या क्या किया, एंड इस साल वो क्या क्या खर्चा करने वाले हैं, कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हैं। वो बताते हैं उनके पास कितने पैसे हैं, एंड वो बताते हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं एंड उन पैसों को वो कहाँ कहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका क्या है, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ
ओके, एक्सचेंज रेट मतलब एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ किस रेट पे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स में हम पढ़े तो यहाँ पे चीज़ नहीं है, करेंसी है, ठीक है। मतलब आप कितने रुपए दोगे, कितने INR दोगे कि आपको $1 मिलेगा, ठीक है। अभी करंटली मेरे हिसाब से समथिंग अराउंड 76 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। $1 इक्वल्स टू, तो वो हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ठीक है। कि अगर आप 76 पॉइंट समथिंग रुपीज़ देने के लिए तैयार हो तब जाके आपको $1 मिलेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता है, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो कि क्या बताता है हमें, ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कि एक कंट्री बाकी पूरी कंट्रीज़ के साथ कितनी ट्रांजेक्शन कर रही है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, जो कि जनरली 1 ईयर होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ज़रूरी है कि हमेशा बैलेंस रहे, ठीक है। एंड इससे हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है, ठीक है। तो ये था आपका स्कोप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस मतलब क्या, सिग्निफिकेंस मीन्स आपका इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस जैसे कि सबसे पहला इम्पोर्टेंस है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी पूरी इकोनॉमी को क्या करता है, पूरी इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन देती है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती है। जैसे कि ये एस्टिमेट करता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। जब आपका नेशनल इनकम एस्टिमेट करती है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, GDP वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे कि GDP क्या है आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो उससे हमें पता चला कि हमारी इकोनॉमी में कितनी गुड्स बन रही हैं या फिर कितने लोग सर्विसेज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो सारा हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के थ्रू हमें पता चलता है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी सिचुएशन है। एंड हम यहाँ पे वेज भी पढ़ेंगे कि कैसे हम इन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एंड ये सिचुएशन कैसे अराइज होती है वो भी पढ़ सकते हैं, एंड कैसे इनको ख़त्म करना है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ योर गवर्नमेंट बजट, ठीक है। लास्ट ही हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट बजट हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करती है क्या करने के लिए, हमारी इकनॉमी में प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर पॉलिसी कंट्री में इंजेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे, ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, बजट के थ्रू लेके आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इकनॉमी के लिए। नेक्स्ट इज़ योर रोड मैप टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब रोड मैप मतलब क्या, रोड मैप मीन्स स्ट्रेटजी, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कैसे, प्रोग्राम्स बना के, पॉलिसीज़ बना के, जैसे कि आपकी मनरेगा है, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना है, ऐसे वो योजनास लाती हैं या फिर पॉलिसीज़ लाती हैं। जैसे कि लास्ट ही आपके बिजनेस के क्लास में हमने पढ़ा था मुद्रा योजना के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ वो लेके आती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे स्टेप्स उठाती है। इकोनॉमी अनस्टेबल कब होती है, जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो या फिर कोई पेंडेमिक हो, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे कोरोना वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल है ना। तो यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फिजिकल पॉलिसीज़ भी अपनाई, मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी अपनाई। मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसी है जो आपका सेंट्रल बैंक, मतलब आपका जो RBI जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है ना, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं वो कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर सकती हैं, सिर्फ आपका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो कि आपका RBI है, वही आपकी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकती है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा रेपो रेट उन्होंने कम कर दिया, ठीक है ना। रेपो रेट उन्होंने समथिंग अराउंड कितना कर दिया, हमारा 4.4 कर दिया, ठीक है, हमारा रेपो रेट। तो इस तरह से पहले 6 पॉइंट समथिंग था,
ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करें, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, एंड हमारे आरबीआई ने गाइडलाइंस वो गाइड किया हुआ है हमारे कमर्शियल बैंक्स को कि लोगों को जो लोन दिया हुआ है उनको अभी वापस मत लो, या फिर उनको थोड़ा और एक्सटेंशन दे दो, या फिर लोगों ने जो ईएमआईस नहीं भरी है उनको एक्सटेंशन दे दो। ऐसे करके हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, बहुत सारी पॉलिसीज, बैंक्स ने जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। ठीक है। एंड इसी के तरह हमारी बहुत सारी फिजिकल पॉलिसीज़ भी आई हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमन ने आपका एक पैकेज अनाउंस किया था 1.7 लाख करोड़ का। ठीक है, पुअर एंड डेली वेजर्स के लिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने 500 पर मंथ दिया था जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स को। 3 एलपीजी सिलेंडर्स उन्होंने उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनको प्रोवाइड करने की बात की थी। एंड जो मनरेगा के तहत जिन लोगों को पैसे मिलते हैं उनकी भी वेजेस उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी। तो ये क्या है आपकी, ये फिजिकल पॉलिसी है, ताकि आपकी इकोनॉमी जो अनस्टेबल हो गई है उसको एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबल कर दे। ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबल करने की यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की क्या थी, यहाँ पे कोशिश थी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या है, अभी भी बताया था कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि ट्रांजैक्शंस बताता है एक कंट्री का बाकी दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है। एंड वहीं पे आपका अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं जो कि हमें दिखते हैं। एंड क्या हमें दिखता है, हमें सर्विसेज दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, हमें सिर्फ गुड्स दिखते हैं। ठीक है, जो एक बॉर्डर को क्रॉस करते टाइम हमें गुड्स दिखती हैं, उसी को हम लेंगे आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में। एंड हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लेंगे। एंड आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, हमें परफॉर्मेंस बताता है किसी भी कंट्री की। ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी आप हमारी क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। एंड हम इनके लिए वेज एंड मीन्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इनको ख़त्म करें। जैसे कि हमने शुरू किया हमारी इकोनॉमी में मिड डे मील का प्रोग्राम, अंत्योदय योजना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं क्या पीडीएस सिस्टम, ये जो राशन वाला सिस्टम है वो सारा किस लिए है, हम इसी पुअर को और ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए ही है। ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को भी, एंड उनको भी हम सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लास्ट इज योर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से हम बहुत सारे पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने कहा हम यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, शुरू में ही हमने कहा था कि हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे मैक्रो में हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है हमारी इकनॉमी में, या फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि कंजम्पशन कितना हो रहा है लोगों का हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाते हैं, प्रोग्राम पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसी के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका फर्स्ट टॉपिक ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका नेशनल इनकम अच्छे से। ठीक है, एंड इस सब से हमें क्या पता चला कि हमारा क्या है, जितनी भी हमारी इकोनॉमी में की एक्चुअल चैलेंजेस है वो सारी पढ़ने के लिए, या फिर वो सारी प्रॉब्लम्स समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते थे, या फिर एक मार्केट के लेवल पे पढ़ते थे, तो हम सिर्फ एक मार्केट के हिसाब से या फिर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सोच पाते थे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पूरी कंट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी इकोनॉमी में हो क्या रहा है, एंड हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे फिजिकल पॉलिसी लगा रही है, कहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी लगा रही है, वो सारी चीज़ें हमें क्या होंगी, ईजीली समझ आएंगी। ठीक है, एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझ आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
वो हम पढ़ेंगे आपका कल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।